नमस्कार, मैं अभय कुमार सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेडिकल उपचार चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल अलग है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि कौन सा टॉपिक है। वो बच्चे या वो समझ सकते हैं जो रेडियोलॉजी में या रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं या रेडियोलॉजी लैब्स में काम करते हैं, वो लोग शायद इस टॉपिक को थोड़ा सा समझ पा रहे हो। तो ये टॉपिक्स बेसिकली जनरली उन्हीं के लिए है। किसके लिए है? जो रेडियोलॉजी लैब्स में काम करते हैं या रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के नियर अबाउट में रहते हैं। ठीक है, तो ये जो एलारा हमने लिख रखा है, एलारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है? एलारा। एलारा क्या होता है? तो एलारा को शुरू करने से पहले हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है। तो एलारा जैसे हमने लिख रखा है, एलारा क्या होता है इसके नाम से ही पता चलता है, जैसा कि प्रिंसिपल ऑफ रेडियोलॉजी से है। इसका जो मेन क्या है, ये प्रिंसिपल एक ऐसा प्रिंसिपल है इसका नेम है, फुल फॉर्म क्या है? एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। मीन्स इसका ये प्रिंसिपल किस बेसिस पे काम करता है? ये प्रिंसिपल इस बेसिस पे काम करता है, मीन्स जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं या रेडियो एक्टिव जो रेडियो एक्टिव लैब्स होते हैं, उसमें जब एक्सपोजर होता है रेडिएशंस का, तो उससे बचाव के लिए ये प्रिंसिपल को रखा गया था। जब आपको इसका ये प्रिंसिपल कब आया था? ये प्रिंसिपल इंटरनेशनल रेडियोलॉजी कमीशन के द्वारा बनाया गया था, इन्वेंट किया गया था इस प्रिंसिपल को। तो उसका मेन क्या था, उसका एम क्या था, उसका गोल था कि कैसे हम लोग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से किस प्रिंसिपल पे काम करके रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है या रेडियो एक्टिव जो सोर्सेस है या रेडिएशन है उससे बचा जा सके। कम से कम जो रेडियो एक्टिव सोर्सेस है या रेडिएशन है वो कम से कम उसके कांटेक्ट में आया जा सके। तो बेसिकली जो एलारा है हमारा वो ये बेसिकली जो है एलारा है वो दो भागों में डिवाइड हुआ है। जैसे पहले हम फ्लो चार्ट बना लेते हैं आपको, फिर उसके बाद अच्छे से समझ में आएगा। फ्लो चार्ट से जैसे कैसे होगा, फ्लो चार्ट बना के दिखाते हैं आपको। तो ये डिवाइड हुआ है दो पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट जो है वो एक्सटर्नल है और सेकेंड क्या है? इंटरनल। मीन्स जो रेडिएशन हमको मिलता है, आप जब किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के नियर अबाउट में रहते हैं जहां से रेडिएशन निकलता है, तो वो किस तरीके से आपके शरीर में पहुंच सकता है? इंटरनली एक पहुंच सकता है और एक एक्सटर्नली पहुंच सकता है। तो एक्सटर्नल में क्या है? एक्सटर्नल जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। कैसे? एक्सटर्नली हम लोग कैसे अपनी बॉडी को या कोई भी जो सोर्स है, सोर्स से उस व्यक्ति को जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस या रेडियो एक्टिव रेज में या रेडिएशन के नियरली जो काम करता है वो कैसे बच सकता है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट टाइम, सेकेंड डिस्टेंस और थर्ड शील्ड। अब ये तीनों बेसिकली जो जनरली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो यही तीनों पे है। ये इस तीनों को कैसे हम लोग समझते हैं? ये 3 जैसे देखिए, अब इसको 1 बाय 1 हम लोग डीप में पढ़ते हैं। एलारा को अब डीप में पढ़ते हैं। बेसिकली जो है एक्सटर्नल जो एक्सपोजर है, अगर उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से रोक ले, प्रोटेक्ट कर लें अगर एक्सटर्नल एक्सपोजर से, तो जाहिर सी बात है बहुत से ऐसे जो ऑलमोस्ट परसेंटेज है रेडिएशन एक्सपोजर का वो रुक सकता है ना। तो अब एक्सटर्नल जो है वो फर्स्ट क्या है? टाइम। एक्सटर्नल सोर्स से जो मिलता है फर्स्ट क्या है?
टाइम। अब टाइम से कैसे पता चलता है, मींस जैसे देखिए आप किसी रेडियो एक्टिव लैब्स में रहते हैं, रेडिएशन जहाँ पे बहुत ज्यादा है उस लैब्स में रहते हैं, आप वर्क करते हैं। अगर काम करते टाइम आप कोई प्रोसीजर कर रहे हैं या कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट कर रहे हैं जिससे रेडिएशन निकलता है, वो चीज कर रहे हैं, तो उस टाइम को अगर हम लोग कम कर दें, मींस अगर काम करने की लिमिट है 1 आवर और उसको हम जल्दी से खत्म कर लें और जल्दी से, जिससे रेडिएशन जो है वो कम हमारे शरीर में पहुंच सके, तो अगर टाइम को शॉर्ट कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, जितना नेसेसरी हो उससे भी कम कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं जो एक्सपोजर है रेडिएशन का वो कम हो सकता है। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है कि if we should reduce the time of procedure, then the time of procedure as possibly as well as possible, then it surely reduce the radiation doses। तो इससे क्या मतलब है, मतलब अगर हम लोग इफ वी रिड्यूस, अगर हम लोग जो प्रोसीजर का टाइम है अगर हम लोग कम कर दें, है ना, तो पॉसिबल है कि जो एक्सपोजर है, रेडिएशन है हमारे शरीर में, वो श्योरली कम हो सकता है। तो टाइम का मतलब ये है। सेकंड क्या है, सेकंड हमने बोला था डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, मीन्स आप जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा रेडिएशन कम आपको लगेगा। जैसे देखिए आप किसी लैब में काम कर रहे हैं जहाँ पे रेडिएशन है और जहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है, तो आप काम कर रहे हैं और आप बहुत पास में खड़े हैं जहां से सोर्स है जो रेडिएशन निकल रहा है उसके बहुत ज्यादा पास में है, तो जाहिर सी बात है आपको सबसे ज्यादा रेडिएशन क्या आप तक पहुंचेगा। कोई और है वो सोर्स से काफी दूर है, आपसे दूर है, फिर उसके बाद में अगर आपसे दूर है तो कहीं ना कहीं सोर्स से भी दूर है। तो अगर सोर्स से दूर है, जितना ज्यादा सोर्स से हम लोग दूर रहेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे डिस्टेंस, उतना ज्यादा क्या होगा, वो रेडिएशन आप तक उतना कम पहुंच पाएगा। तो यहाँ पे वही मतलब है। अब देखिए ये हो गया रेडिएशन जहां से निकल रहा है ना, और यहाँ पे कोई पर्सन है जो काम कर रहा है ना, यहाँ पे काम कर रहा है जो पर्सन है। तो यहां तक की डिस्टेंस इसकी मान लो 20 फीट है, एक पर्सन यहां पे काम कर रहा है, यहां से उसकी डिस्टेंस 25 फीट है। तो यहां पे क्लियरली पता हो गया कि जो 20 फीट जिसकी डिस्टेंस है इस पर्सन की सोर्स से, इसको रेडिएशन ज्यादा मिल रहा होगा इन कंपैरिजन इसके। क्यों? क्योंकि अगर दोनों समान हैं, दोनों की इक्वल हैं, दोनों शील्ड भी किए हैं, दोनों प्रॉपर तरीके से हैं, सेम है, तो वही अगर मान लीजिए वही पर्सन 20 फीट पे खड़ा है तो ज्यादा रेडिएशन मिलेगा। अगर वही पर्सन 25 फीट पे खड़ा हो जा रहा है तो वो रेडिएशन कम मिलेगा। तो यहाँ क्या मतलब हो रहा है कि जैसे जैसे डिस्टेंस हम बढ़ाते जा रहे हैं, रेडिएशन जो है वो हमारे शरीर तक कम से कम पहुंचता जा रहा है। अब थर्ड काम कैसे करता है? थर्ड है शील्डिंग। शील्डिंग कैसे काम करता है? शील्डिंग मीन्स क्या होता है? मीन्स सोर्स और आपके बीच में, सोर्स या हमारे बीच में जो लैब में काम करते हैं, रेडिएशन में काम करते हैं, उनके बीच में और सोर्स के बीच में कोई शील्ड लगा दी जाए या प्रतिरोध कह लीजिए,
या रेजिस्टेंस कोई ऐसा रख दिया जाए जिसके वजह से जो रेज है या रेडिएशन है वो प्रॉपर तरीके से आपके शरीर में ना आ पाए। तो उस चीज को क्या बोलते हैं, शील्ड बोलते हैं। शील्ड मतलब अवरोध, अवरोध मीन्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मीन्स रोकने की जो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो रेडिएशन को रोक सके वो चीज। तो यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सके आपको, ऐसा सोर्स के बीच में और आपके बीच, आप और सोर्स के बीच में ऐसा कोई सब्सटेंस रख दिया जाए, ऐसा कोई चीज लगा दिया जाए जो एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम कर दे, वो उसी को बोलते हैं शील्डिंग मेथड। तो यहाँ पे सोर्स है ना, यहाँ से रेडिएशन निकल रहा है, काम चल रहा है, आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। आपने पीपीई किट पहनी हुई है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहना हुआ है, और आपने लेड एप्रन पहना हुआ है, पीपीई किट पहना हुआ है, लेड एप्रन पहना हुआ है, लेड एप्रन है ना, लेड एप्रन पहना हुआ है जो कि प्रोटेक्ट करता है रेडिएशन से, और यहाँ पे एक लेड की शील्ड लगा दी जाए। तो फिर जो रेडिएशन है वो आप तक कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नहीं पहुंच पाएगा, कम से कम अमाउंट में आप तक रेडिएशन पहुंच पाएगा। तो यही है शील्ड का मेथड। जो एलारा प्रिंसिपल है, एलारा प्रिंसिपल है, वो इन्वेंट कब हुआ था, ये किस बेसिस पे रखा गया था? ये बेसिकली जो है हमने बताया कि जो उन बेसिस पे रखा गया है कि रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंसेस हैं उनका जो हार्मफुल इफेक्ट है वो हमारे तक बहुत ज्यादा ना पहुंच पाए, कम से कम पहुंच पाए। इस चीज को देखते हुए एलारा प्रिंसिपल को रखा गया था। इसका इन्वेंशन जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में आया था, जो हिरोशिमा नागासाकी में, अभी आप जानते होंगे एटॉमिक जो ब्लास्ट हुआ था, अमेरिका ने किया था हिरोशिमा नागासाकी पे, उसके बाद में कुछ ऐसे कमीशन बने, जो कुछ ऐसे कमीशन बने, बैठक हुई, फिर वहां पे डिसाइड हुआ कि ऐसा एक प्रिंसिपल को डिसाइड हुआ जो कि बहुत ज्यादा बाद में अच्छा साबित हुआ, है ना। तो ये एलारा प्रिंसिपल हो गया। अब इसमें इंटरनल बचा है। इंटरनल मीन्स क्या होता है, इंटरनल सोर्स कैसे होता है? इंटरनल सोर्स जैसे आप रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, रेडियो एक्टिव लैब्स हैं, उसमें कोई चीज आपने खाने की अपने रख दी, खाना खाने की वस्तुएं रख दी, खाना खाने की थिंग्स रख दी, कोई भी चीजें, और फिर बाद में लैब में काम चल रहा है, कुछ समय बाद आप वही चीज को इंटेक कर गए, अंदर खा गए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस है वो आपके फूड में मिल गया, और आप जब खाए तो वो आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पहुंच गया, तो वो इंटरनली आपको हार्म करने लगेगा कुछ देर बाद, ठीक है। ऐसे ही बहुत सी चीजें हैं जो आप इंटेक कर जाएं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को, और वो इंटरनली आपको हार्मफुल इफेक्ट करने लगे, उस चीज को क्या बोलते हैं, इंटरनली मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो एलारा प्रिंसिपल इतना ही है, आप इतना बेसिकली आप इतना ही जानिए एलारा प्रिंसिपल को। और ये प्रिंसिपल मेरा मानना है कि हर एक पर्सन को देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? रेडिएशन जो जिनके में होता है कि जानने की रेडिएशन से ऐसा क्या हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता, उनको ये प्रिंसिपल जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इससे आप लोग जानेंगे कि इसके बेसिक्स तो एटलीस्ट आपको जानने ही चाहिए, कि इससे आपको जानेंगे कि क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, और इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आगे देखने को मिलते हैं। ज्यादातर कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं इसमें, फर्स्ट स्किन कैंसर, स्किन कैंसर्स के देखने को मिलते हैं। और स्किन कैंसर्स क्यों हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो आप देखे होंगे सनबर्न देखे होंगे ना, अभी बहुत से लोगों को अभी जब गर्मी ज्यादा पड़ने लगेगी तो सनबर्न हो जाता है, तो वैसे ही स्किन कैंसर हो जाता है। आप सोचिए कि सनबर्न जो है वो एक मतलब रेडिएशन में जितना डोजेस मिलता है उससे कहीं ज्यादा कम है जो रेडिएशन आ रहा है हमारे सूरज से निकल रहा है। तो अब सोच लीजिए आप एक रेडिएशन में जो प्रॉपर हमेशा दिन भर काम करता है उसको क्या होगा, फिर स्किन कैंसर होता है। और इम्पोर्टिज्म देखा गया है, और डीएनए में देखा गया है चेंज हो जाता है। ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, फीटस
फीटस, जो प्रेग्नेंट वुमेन लेडी है उनके फीटस में दिक्कत हो जाती है, फीटस प्रॉब्लम, ऐसे बहुत सी चीजें कॉम्प्लिकेशंस जो है वो देखने को मिले हैं, है ना। तो यहाँ पे एलारा टॉपिक जो है वो खत्म होता है। फिर मिलते हैं आपसे अगले अच्छे से टॉपिक्स में, मे बी फिर से एक नई टॉपिक लेके आए, एक्स्ट्रा टॉपिक। तो ठीक है, बाय बाय।